कभी 4 क्वेश्चन, कभी 5, कभी 6 भी आए हुए हैं। एक मां से आया हुआ क्रोमोसोम है, एक बाप से आया हुआ क्रोमोसोम है, वो कपल क्रोमोसोम है। ये एग्जिट वाला लॉजिक 2019 में भी पूछा गया था। एनसीईआरटी की एक एक लाइन का निचोड़ हम इस शॉर्ट नोट्स के जरिए पढ़ेंगे। अब आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ साइड में नोट्स हैं, वही आपके क्वेश्चन सोल्व करवाएंगे। साथ में हर लाइन के नीट पीवाईक्यू मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। 2 से 3 क्वेश्चन एटलीस्ट नीट में आपको दिखेंगे ही दिखेंगे। कभी 4 क्वेश्चन, कभी 5, कभी 6 भी आए हुए हैं। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हैप्लॉइड डिप्लॉइड दिमाग में क्लियर होने चाहिए। तो एक साइड के जितने भी क्रोमोसोम होंगे सारे एक सेट बना रहे हैं, वो इसको बोलेंगे हैप्लॉइड। अगर उस सेट के सामने एक सेट और भी है तो वो 2 सेट हो जाएंगे, वो होगा डिप्लॉइड। तो जैसे 3 दूल्हे हैं, एक सेट है, 3 दुल्हन और आ गई, 2 सेट हो गए। नाउ चैप्टर स्टार्ट करते हैं सेल साइकिल से। इस पूरे पैराग्राफ को निचोड़ के उसका जूस निकाल के हमने इस शॉर्ट नोट्स में डाल दी। अब लाइन टू लाइन लास्ट मिनट में नहीं पढ़ना, सिर्फ शॉर्ट नोट्स पढ़ने हैं। सेल साइकिल क्या है? ये सेल की जिंदगी है। तो यहाँ पे ये सेल है, पहले ये ग्रो करेगी। ग्रो करने का मतलब है ये अपना डीएनए साइटोप्लाज्म डबल करेगी। तो अपना कंटेंट डबल करके ये कुछ स्टेप्स को कंप्लीट करके 2 टुकड़ों में टूट जाएगी, डॉटर सेल बनाएगी 2, और अपना जितना भी कंटेंट था वो हाफ हाफ 2 डॉटर सेल को प्रोवाइड कर देगी। ये जेनेटिक कंट्रोल में होता है। ये सेम पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आप कमेंट में लिखो सेल डिवीजन, पीडीएफ में आपको सेंड कर दूंगा। सेल साइकिल को समझ लो। सेल साइकिल में 2 फेज होते हैं, एक इंटरफेज जिसको बोलते हैं रेस्टिंग फेज, एक एम फेज। इंटरफेज के 3 सब पार्ट्स हैं, G1, S और G2। एम फेज में 2 फॉर्म्स होती हैं, माइटोसिस या फिर मेयोसिस। अब एक छोटी सी यहाँ पे डिस्कशन है कि जनरेशन टाइम क्या होता है। सेल कितने टाइम में नई जनरेशन बनाती है, वो है जनरेशन टाइम। ह्यूमन सेल 24 घंटे में नई सेल बनाती है, ईस्ट सेल 90 मिनट में नई सेल बनाती है, बैक्टीरियल सेल 20 मिनट में नई सेल बनाती है। डिवीजन कितने टाइप की होती है? 2 डिवीजन पढ़ेंगे हम, माइटोसिस और मेयोसिस। दोनों में डिफरेंस क्या है? माइटोसिस क्रोमोसोम को मेंटेन रखती है, कैसे? 2n में होगी तो 2n ही बनाएगी, n में होगी तो n ही बनाएगी। मेयोसिस रिड्यूस करती है क्रोमोसोम को, कितना कर देती है? हाफ। अगर 2n में होती है तो n बनाती है, अगर n सेल हो तो उसमें मेयोसिस एब्सेंट होती है। याद रखना, हैप्लॉइड में मेयोसिस एब्सेंट होती है। अब ये सेल की पूरी जिंदगी है। पहले ग्रोथ का फेज है इंटरफेज, और फिर डिवीजन का फेज है एम फेज। तो इंटरफेज बड़ा है, 95% से ज्यादा टाइम लेता है। ये 2 एम फेज के बीच में आएगा, एम फेज खत्म होगा फिर इंटरफेज आएगा, फिर एम फेज खत्म होगा फिर इंटरफेज आएगा। और इंटरफेज में हो क्या रहा है? ये डिवीजन के लिए प्रिपेयर हो रहा है, क्योंकि एक्चुअल डिवीजन एम फेज में होती है। एम फेज में, इस एम फेज में एक्चुअल डिवीजन होगी। इसके 2 पार्ट्स हैं, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा। इंटरफेज के 3 सब पार्ट्स हैं, G1, S और G2। ये तीनों काफी बार नीट में आए, लगभग हर साल आए। तो एनसीईआरटी की एक एक लाइन को हमने यही लिखा है। G1 फेज में क्या होता है? ग्रोथ होती है, सेल साइज में बढ़ती है, मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं, अपनी चीजें सिंथेसाइज करते हैं। और बिटवीन माइटोसिस एंड डीएनए रेप्लिकेशन, माइटोसिस यहाँ हो रही है, डीएनए रेप्लिकेशन यहाँ हो रहा है, तो इन दोनों के बीच में G1 फेज है। दूसरा S फेज क्या है? S फेज काफी इंपॉर्टेंट फेज है, क्योंकि G1 फेज में जो एक एक आर्म्स होती हैं जो डीएनए से बनी है वो डबल हो जाएंगी, तो डीएनए भी डबल हो गया। तो यहाँ डीएनए रेप्लिकेशन होता है, मतलब डीएनए दुगना हो गया। सेंट्रियोल भी यहाँ पे नए बनते हैं, और 2C से 4C बनती है सेल। 2C का मतलब है कि यहाँ पे डीएनए कंटेंट अगर 2C था तो वो डीएनए कंटेंट डबल हो गया। सेल 2n की 2n ही रहेगी। एक सेंट्रोमियर था तो एक क्रोमोसोम है, तो यहाँ पे भी एक ही सेंट्रोमियर है, तो एक ही क्रोमोसोम माना जाएगा, मतलब क्रोमोसोम के नंबर नहीं बदले। G2 के एनसीईआरटी में 2 ही पॉइंट्स हैं, प्रोटीन सिंथेसिस होती है और ग्रोथ होती है। अब कंफ्यूजन दूर कर लो कि क्रोमेटिड और क्रोमोसोम कैसे चेंज होते हैं। देखो, एस फेज से पहले क्या होता है? एक सेंट्रोमियर मतलब एक फेस, एक हाथ एक पैर। तो एक हाथ एक पैर एक एक ऑर्गन है, मतलब एक क्रोमेटिड है। एक फेस है मतलब एक आदमी है, तो एक क्रोमोसोम है। एस फेज के बाद डीएनए डबल होता है, डीएनए कंटेंट सिंथेसाइज होता है। एक हाथ के साथ दूसरा हाथ बनेगा, एक पैर के साथ दूसरा पैर बनेगा। तो एक एक ऑर्गन ना होके अब हो गए ऑर्गन 2-2, मतलब 2 क्रोमेटिड हो गए। क्रोमोसोम के नंबर, फेस पहले भी एक था अब भी एक है, मतलब पर्सन बदला नहीं है, क्रोमोसोम एक ही रहेगा। नाउ G0 फेज, जब तक सेल को डिवाइड करना है सेल साइकिल में चलती रहेगी। जब डिवाइड करना बंद करना है तो सेल साइकिल से बाहर निकलना पड़ेगा। तो यहाँ से या तो सेल हमेशा के लिए सेल साइकिल से बाहर निकल जाएगी, या फिर वो कभी वापस भी आ सकती है। तो G0 फेज परमानेंट भी हो सकता है, टेम्परेरी भी हो सकता है, पर इससे निकलना तो पड़ता ही है, मतलब सेल एग्जिट कर जाती है G1 फेज से। ये इनएक्टिव स्टेज है क्योंकि डिवीजन तो नहीं हो रही है, पर ये मेटाबॉलिकली एक्टिव भी है क्योंकि अपना कंटेंट सिंथेसाइज करते जा रहे हैं। ये एग्जिट वाला लॉजिक 2019 में भी पूछा गया था। माइटोसिस के जनरल क्वेश्चन भी आए हैं 2 बार। ये इक्वेशनल डिवीजन होती है, मतलब क्रोमोसोम को मेंटेन रखती है। एनिमल्स में मेनली ये डिप्लॉइड सेल में ही माइटोसिस होती है, पर कभी कभी हैप्लॉइड में होती है, जैसे मेल हनी बी, ये हैप्लॉइड होता है और इसके गैमेट माइटोसिस से बनते हैं। प्लांट्स में हैप्लॉइड या डिप्लॉइड दोनों सेल ही माइटोसिस करती है।
प्लांट में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी होता है, 2n से n जनरेशन आएगी, फिर 2n आएगी, ऐसे चलता रहता है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि ऑनियन रूट में 16 क्रोमोसोम हैं, तो G1 फेज में कितने होंगे? क्रोमोसोम के नंबर G1 फेज में चेंज नहीं होते, 16 ही रहेंगे। S फेज में भी डीएनए कंटेंट डबल होता है पर क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं, 16 ही रहेंगे। M फेज के बाद माइटोसिस क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन रखती है, तो 16 ही रहेंगे। डीएनए कंटेंट भी पूछा हुआ है कि अगर पहले से 2C डीएनए कंटेंट था तो एस फेज के बाद कितना हो जाएगा? एस फेज डीएनए को डबल करता है, तो जितना डीएनए पहले था उससे डबल हो जाएगा, 2C से 4C। आफ्टर एम फेज क्या होगा? तो 4C फिर एम फेज तो 2 टुकड़ों में तोड़ता है सेल को, तो 4C 2 टुकड़ों में टूट जाएगा, 2C 2C। एम फेज के बाद 2C डीएनए कंटेंट होगा। अब हम मेन फेज स्टार्ट करते हैं माइटोसिस का एम फेज। इसमें पहले कैरियोकाइनेसिस पढ़ेंगे जिसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज आएगा, फिर साइटोकाइनेसिस पढ़ेंगे। तो प्रोफेज में पहले से ही डीएनए कंटेंट डबल बना हुआ है जो कि एस फेज में बना था। सेंट्रोसोम मूव कर रहे हैं अपोजिट पोल की तरफ, कंडेंसेशन चल रहा है, डीएनए फोल्ड होता जा रहा है और थिक होता जा रहा है। क्रोमोसोम डबल क्रोमेटिड वाला है, तो ये क्रोमोसोम अगर है तो इसमें ये क्रोमेटिड एक और दूसरा क्रोमेटिड है। गोल्गी अपरेटस, ईआर, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर एनवलप सब डिसअपीयर हो गए। एस्टर बनता है। एस्टर का मतलब है ये सेंट्रोसोम है, सेंट्रोसोम से स्पिंडल बनते हैं छोटे छोटे और वो सन की रेज की तरह दिखते हैं, तो इनको बोलते हैं एस्टर। देखिए प्रोफेज के क्वेश्चन आए हुए हैं 2-4 बार। माइटोटिक अपरेटस क्या है? दोनों साइड के सेंट्रियोल प्लस उनके स्पिंडल्स। तो देखो प्रोफेज में न्यूक्लियर एनवलप टूट रही है, सेंट्रियोल्स दोनों तरफ है और उन्होंने एस्टर बना रखे हैं, स्पिंडल बना रखे हैं। पर ध्यान रहे प्रोफेज में स्पिंडल अटैच नहीं होते क्रोमोसोम से। रियल मेटाफेज बाद में आती है जिसमें स्पिंडल तो अटैच हो ही गए हैं दोनों साइड से, पर सारे क्रोमोसोम इक्वेटर पे आ गए। इसको मेटाफेजिक प्लेट भी बोलेंगे। चलो अब पढ़ लेते हैं मेटाफेज के फीचर्स। मेटाफेज में न्यूक्लियर एनवलप कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट होगा, क्रोमोसोम का कंडेंसेशन कंप्लीट हो गया और मॉर्फोलॉजी उनकी परफेक्ट बन गई, अब स्टडी की जा सकती है। एक क्रोमोसोम के 2 सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं जो कि साथ वाले क्रोमेटिड होते हैं, उनको सिस्टर क्रोमेटिड बोलते हैं। काइनेटोकोर सेंट्रोमियर के दोनों साइड होता है जिससे स्पिंडल अटैच हो सकते हैं। सारे के सारे क्रोमोसोम इक्वेटर पे हैं, स्पिंडल अटैच्ड हैं वो भी दोनों साइड से। अब एनाफेज, एनाफेज देखो काफी बार आया हुआ है। देखो ये सारी स्टेजेस काफी बार आई हुई है, जैसे मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेजेस है सारी। तो एनाफेज का पहले डायग्राम पढ़ते हैं। मेटाफेज में दोनों तरफ से स्पिंडल खींचते हैं तो क्रोमोसोम बीच में से टूट जाएगा, तो टूटा हुआ हाफ पार्ट ऊपर जा रहा है और हाफ पार्ट नीचे जा रहा है। तो जाते हुए क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर ऊपर है और आर्म्स नीचे की साइड है, सेंटर की तरफ। एनाफेज में क्रोमोसोम टूटता है, स्प्लिट हो गया, क्रोमोसोम 2 अपोजिट पोल की तरफ जा रहे होते हैं और सेंट्रोमियर पोल की तरफ प्रेजेंट होते हैं और आर्म्स इक्वेटर की तरफ होती है क्योंकि सेंट्रोमियर आगे की तरफ होता है। नाउ टेलोफेज। अगली टेलोफेज में क्या होता है कि जितने भी क्रोमोसोम ऊपर जाने थे ऊपर चले गए, नीचे जाने थे नीचे चले गए और उनके ऊपर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना स्टार्ट हो गई, यह है न्यूक्लियर एनवलप। और साइटोप्लाज्म की डिवीजन भी स्टार्ट हो रही है। तो इसके फीचर्स क्या हैं? डीकंडेंसेशन फिर से स्टार्ट हो गया, तो क्रोमोसोम जितने फोल्डेड थे अब अनफोल्ड होना शुरू कर रहे हैं। क्रोमोसोम की आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी क्योंकि अनफोल्ड हो जाएगा तो फैल जाएगा। न्यूक्लियर एनवलप फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हो गई। न्यूक्लियोलस, गोल्गी अपरेटस, ईआर जो पहले प्रोफेज में डिसअपीयर हुए थे अब वो रीअपीयर होंगे। नाउ साइटोकाइनेसिस। साइटोप्लाज्म का डिवीजन है साइटोकाइनेसिस। एनिमल में क्लीवेज फ्लो बनता है। तो एनिमल में क्या होता है, जैसे एक सेल ये है तो इसकी डिवीजन इस तरीके से होती है, मतलब बीच में से दबाया जाता है, तो बीच में से दबा के हम चीज को तोड़ते हैं तो वो है क्लीवेज फ्लो। प्लांट में सेल प्लेट बनती है जो कि मिडिल लेमिला होता है। सेल प्लेट कैसे बनती है? इसको दबा के नहीं तोड़ना, इसमें बीच में से दीवार बनानी है अपने आप, तो अपने आप ही 2 हिस्से हो जाएंगे। एक्सेप्शन क्या है? साइटोकाइनेसिस कभी कभी एब्सेंट होती है, तो अगर नहीं होगी तो क्या होगा? एक डिवीजन के बाद एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बनेंगे, पर साइटोकाइनेसिस नहीं होगी तो दोबारा 2 न्यूक्लियस से 4 न्यूक्लियस बनेंगे, 4 से 8 बनेंगे, 8 से 16 बनते जाएंगे, मतलब सेल मल्टी न्यूक्लिएटेड बनती जाएगी क्योंकि साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं करेगा। तो इस सिचुएशन को बोलते हैं सिनसाइशियम। ये होता है कोकोनट के लिक्विड एंडोस्पर्म में। नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस का फायदा क्या है? तो देखो यहाँ पे ये क्रोमोसोम को मेंटेन करती है, ये बेनिफिट है। ये हैप्लॉइड सेल को भी डिवाइड कर लेती है, डिप्लॉइड सेल को भी डिवाइड कर लेती है। ये ग्रोथ में हेल्प करती है। ये न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो को मेंटेन करती है। न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो क्या है? न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के वॉल्यूम का रेशियो। तो न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम करेंगे तो वो रेशियो निकल के आ जाएगी। छोटी सेल के लिए न्यूक्लियस बड़ा होता है, साइटोप्लाज्म कम होता है, तो रेशियो आएगी हाई। जब सेल बड़ी हो जाएगी तो न्यूक्लियस छोटा रह जाएगा, साइटोप्लाज्म ज्यादा हो जाएगा तो रेशियो हो जाएगी लो। जब सेल बड़ी हो जाएगी तो उसको नीड फील होगी टूटने की कि मैं तो अब डिवाइड हो जाती हूँ ताकि मेरा भार कम हो। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी डिवाइड करते रहते हैं, तो वो माइटोसिस से डिवाइड करते हैं और माइटोसिस रिपेयर करती है। आपको चोट लगती है तो आपका घाव भर जाता है, वो माइटोसिस से होता है।
होता है। नाउ मियोसिस, माइटोसिस मियोसिस में कंपैरिजन पूछा गया था 2022 में। मियोसिस में दो स्टेजेस मिलेंगे आपको, मियोसिस 1 और 2, ये दो पार्ट्स में टूटती है सेल। मियोसिस 1 के सारे फेजेस आएंगे, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज, टेलोफेज 1। मियोसिस 2 के सारे फेज क्या है, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2। प्रोफेज 1 जो होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला है क्योंकि ये सबसे ज्यादा लॉन्ग और कॉम्प्लेक्स है, ये भी आया हुआ है क्वेश्चन। तो पहली फेज स्टार्ट करेंगे प्रोफेज, और प्रोफेज में आगे सब पार्ट्स हैं। तो मियोसिस 1 की फर्स्ट स्टेज पढ़ेंगे प्रोफेज, प्रोफेज में भी आगे फर्दर पार्ट है। फर्स्ट है लैप्टोटीन। लैप्टोटीन की सिचुएशन क्या है कि सेल के अंदर न्यूक्लियस अभी इंटैक्ट है और क्रोमोसोम उलझे पड़े हैं, आपको समझ नहीं आएंगे। तो लाइट माइक्रोस्कोप से दिख तो जरूर जाते हैं, क्रोमोसोम कंडेंस हो रहे हैं, उलझे हुए क्रोमोसोम फोल्ड होकर ये सेंट्रियोल है जो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। दूसरी स्टेज है जाइगोटीन। जाइगोटीन काफी इंपॉर्टेंट वाली स्टेज है, ध्यान से पढ़ना है इसको। इसमें न्यूक्लियर एनवलप तो अभी भी इंटैक्ट है, न्यूक्लियस अभी नहीं खत्म होगा। इसमें जितने भी क्रोमोसोम थे उनमें से क्रोमोसोम आमने सामने आ जाते हैं, मतलब वो कपल थे। जो क्रोमोसोम पेयर कर लेते हैं उनको बोलेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम। तो इनको पेयर करने के लिए एक शक्ति है जो जोड़ के रखती है, उसका नाम है सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। जाइगोटीन के फीचर्स क्या हैं? यहाँ पे पेयरिंग होती है, पेयरिंग को सिनेप्सिस बोलते हैं। क्रोमोसोम होमोलोगस होते हैं, मतलब एक मां से आया हुआ क्रोमोसोम है, एक बाप से आया हुआ क्रोमोसोम है, वो कपल क्रोमोसोम है और उनको होमोलोगस क्रोमोसोम बोलेंगे। सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स क्रोमोसोम के बीच में होता है, बाइवेलेंट हो जाता है, मतलब दो क्रोमोसोम का ग्रुप बाइवेलेंट। यहाँ पे टेट्राड होता है, टेट्राड का मतलब है 4 क्रोमेटिड। तो एक क्रोमोसोम के 2 क्रोमेटिड हैं, दूसरे क्रोमोसोम के 2 क्रोमेटिड हैं, तो टोटल हुए 4। पर ध्यान देना, यहाँ पे टेट्राड आपको नजर नहीं आ रहा, यहाँ पे ऐसा क्रोमोसोम आपको नजर नहीं आ रहा है, पर एक्चुअल में होता है ऐसा। क्रोमेटिड यहाँ पे दिखते नहीं है ढंग से, आपको अगली स्टेज में दिखेंगे। तो जाइगोटीन काफी बार आया है, 2025, 23, 2016, 15, 13। नाउ पेकाइटिन, देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जो 2 क्रोमोसोम थे उनके क्रोमेटिड डिस्टिंक्ट दिखते हैं और वो एक दूसरे से क्रॉस कर रहे हैं, एक दूसरे से उलझ रहे हैं, उलझते हैं तो एक दूसरे का पार्ट भी चुरा लेते हैं। तो यहाँ पे 4 क्रोमेटिड डिस्टिंक्ट है, टेट्राड यहाँ पे विजिबल है और यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बन गया जो कि क्रॉस ओवर करवाने में हेल्प करता है। क्रॉस ओवर यहाँ पे हो रहा है क्रोमोसोम के बीच में। क्रॉस ओवर का मतलब है कि वो क्रोमोसोम एक्सचेंज कर रहे हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में। तो ये रेड वाली दोनों क्रोमेटिड सिस्टर हैं, ब्लू वाली दोनों क्रोमेटिड सिस्टर हैं, ब्लू और रेड वाली नॉन सिस्टर हैं। यहाँ पे एंजाइम काम करता है रिकॉम्बिनेज, और इस स्टेज में रिकॉम्बिनेशन होता है। रिकॉम्बिनेशन का मतलब है कि क्रोमोसोम की आइडेंटिटी, क्रोमोसोम जीन एक्सचेंज करता है। ये भी काफी बार आया हुआ है। प्रोफेज 1 की सारी स्टेज ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। नाउ डिप्लोटिन, तो डिप्लोटिन का डायग्राम देख लो। जो क्रोमोसोम एक दूसरे का पार्ट एक्सचेंज कर चुके थे वो एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। जब दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं तो उनके बीच में एक अटैचमेंट दिखाई दे रहा है, उसको बोलेंगे कायस्मेटा। ये देखो, तो एक्स लाइक स्ट्रक्चर बन रही है, उसका नाम है कायस्मेटा। यहाँ पे जो सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स था वो डिसोल्व हो गया, पर जहां ये चिपके हुए हैं वहां अभी भी मौजूद है। एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर बनती है जिसको बोलते हैं कायस्मेटा। वर्टिब्रेट के ऊ साइट में ये स्टेज सालों या महीनों तक भी चलती रह सकती है। नाउ लास्ट स्टेज आ गई डायकाइनेसिस। डायकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, मतलब ये एक दूसरे से दूर जा रहे थे, ये बिल्कुल टर्मिनल पे आ गए। टर्मिनलाइजेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया कायस्मेटा का। क्रोमोसोम फुली कंडेंस्ड है, स्पिंडल फॉर्म हो गए, ये स्पिंडल फॉर्म हो गए। यहाँ पे न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर एनवलप डिसअपीयर हो गए, प्रोफेज में हो जाते हैं ये। तो यहाँ देख लो, ये सेंट्रोमियर है, इसकी ये आर्म्स हैं और सेंट्रोमियर के दोनों तरफ यहाँ ये क्रोमेटिड है रेड कलर वाले। प्रोफेज इतना बड़ा था वो कंप्लीट कर लिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेज आएगी मेटाफेज। तो मेटाफेज के वही फीचर मिलेंगे जो कि होते हैं, जैसे सारे क्रोमोसोम इक्वेटर पे आ जाएंगे, स्पिंडल अटैच हो जाएंगे। पर यहाँ पे देखो मेटाफेज 1 में क्या होता है कि स्पिंडल एक साइड से ही अटैच करते हैं, ऊपर वाले स्पिंडल फिर से दूसरे क्रोमोसोम को अटैच करते हैं। तो एक क्रोमोसोम एक साइड से ही अटैच होगा और 2 मेटाफेजिक प्लेट बन रही है, 2 लेयर बन रही है। मेटाफेजिक प्लेट है 2। काइनेटोकोर से स्पिंडल अटैच कर रहा है सिर्फ एक साइड से। ये काफी इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट आ गए। नाउ एनाफेज में क्या हो रहा है, ऊपर वाले क्रोमोसोम को ऊपर खींचा जा रहा है, नीचे वाले क्रोमोसोम को नीचे खींचा जा रहा है। ये ऊपर जा रहे हैं, ये नीचे जा रहे हैं। तो होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो गए, पर सिस्टर क्रोमेटिड टूटे नहीं है, क्रोमोसोम स्प्लिटिंग नहीं हुई है। टेलोफेज में क्या हुआ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से बननी शुरू हो गई और न्यूक्लियस भी रीअपीयर हो गया। यहाँ टेलोफेज के बाद की कंडीशन आ गई जिसमें साइटोकाइनेसिस भी हो चुका है। तो ये साइटोकाइनेसिस के बाद नेक्स्ट है साइटोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोकाइनेसिस भी यहाँ पे साथ ही कंसीडर हो गई। रिजल्टेंट 2 सेल बनती है, 2 सेल का ग्रुप क्या है, डायड। हमने अभी तक M1 कंप्लीट की है। M2 जब शुरू होगी तो उनके बीच में एक छोटा सा फेज आएगा जिसका नाम है इंटरकाइनेसिस। जैसे इंटरफेज होता है ना, वैसे ही एक छोटा सा फेज है। ये 2 M1 और M2 के बीच में होता है, शॉर्ट लिव्ड होता है और डीएनए रेप्लिकेशन इसमें नहीं होती है क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन एक ही बार होगी। नाउ मियोसिस 2 कॉपी करती है माइटोसिस को। तो माइटोसिस के सारे रूल अप्लाई हो जाते हैं यहाँ पे। तो मियोसिस 2 में पहला आ गया प्रोफेज। तो
कॉम्पैक्ट हो रहे हैं, फुली लॉन्ग नहीं है अभी, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह डिसअपीयर हो गई है, ये प्रोफेज है। मेटाफेज में क्रोमोसोम बिल्कुल सेंटर पे आ गए जितने भी हैं, पर एक ही मेटाफेजिक प्लेट बना रहे हैं क्योंकि ये माइटोसिस को कॉपी करता है। एनाफेज में दोनों को खींचा गया तो क्रोमोसोम स्प्लिट हो गया, और क्रोमोसोम स्प्लिट हो गया तो हाफ हाफ ऊपर नीचे जा रहे हैं। टेलोफेज और साइटोकाइनेसिस, क्रोमोसोम ऊपर और नीचे पहुंच जाएंगे, उनकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सिंथेसाइज हो जाएगी, और फाइनली 4 हैप्लॉइड सेल बनेगी, क्योंकि इस डिवीजन से ये 2 सेल बनेगी और नीचे वाली डिवीजन से ये 2 सेल बनेगी। मियोसिस की सिग्निफिकेंस क्या है? ये क्रोमोसोम के नंबर को मेंटेन करती है नेक्स्ट जनरेशन में। एक स्पीसीज की नेक्स्ट जनरेशन आएगी ना, उसमें क्रोमोसोम नंबर मेंटेन करती है। माइटोसिस सेल की नेक्स्ट जनरेशन में क्रोमोसोम मेंटेन करती है। क्रोमोसोम नंबर को हाफ कर देती है मियोसिस। जेनेटिक वेरिएबिलिटी लेके आती है, क्योंकि पैकाइटिन में हमने क्या पढ़ा है? रिकॉम्बिनेशन होती है। वेरिएशन लेके आती है, क्योंकि जीन एक्सचेंज होती है तो वेरिएशन आएगी। एवोल्यूशन होगा, जीन एक्सचेंज होते हैं तो एवोल्यूशन भी होता रहेगा।